This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। यहाँ से हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद है इससे पहले हमने वाइंडिंग अप के डिफरेंट मॉड्स पढ़े थे। उसमें एक मॉड है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो अदालत के जरिए वाइंडिंग अप के लिए जाहिर सी बात है अदालत में एप्लीकेशन दायर करनी होगी। तो हु में प्रेजेंट पिटिशन, ये जो वर्ड पिटिशन लिखा हुआ है इसका टेक्निकल लीगल मीनिंग में जाए बगैर सिर्फ आसान सिंपल सा मतलब आप ज़हन में रख लें, एप्लीकेशन जो कोर्ट में दायर की जाएगी। तो ये पिटिशन, ये एप्लीकेशन किस किस की तरफ से कोर्ट में दायर की जा सकती है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए? तो ये कंपनी की तरफ से भी पिटिशन फाइल की जा सकती है या किसी भी क्रेडिटर या क्रेडिटर्स की तरफ से भी ये पिटिशन फाइल की जा सकती है, इंक्लूडिंग एनी कॉन्टिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर और क्रेडिटर्स। आपको याद है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब आपको समझाया हुआ है गालिबन प्रीवियस लेक्चर में। तो वहीं से आप कॉन्टिंजेंट क्रेडिटर का मफहूम समझ सकते हैं। अच्छा जी, फिर है कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज मिलके भी ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अगले पेज के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटरी की डेफिनेशन अभी आ रही है। वैसे ऑलरेडी भी आपको ये बता चुका हूं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन। इसके बाद है बाय ऑल और एनी ऑफ द अफोरसेड पार्टीज टुगेदर और सेपरेटली। ये जो अभी हमने ए बी सी 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, कहते हैं ये तीनों के तीनों मिलके या अलहदा अलहदा इनमें से कोई एक भी पिटिशन फाइल कर सकता है। रजिस्ट्रार को भी कानून ने इख्तियार दिया है कि वो भी कंपनी की वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है। फिर कमीशन को भी इख्तियार दिया गया है। और लास्ट पॉइंट है कि कमीशन के बिहाफ पे किसी पर्सन को भी ऑथोराइज किया जा सकता है कि कमीशन के बिहाफ पे वो ये पिटिशन फाइल कर ले। जैसे कमीशन की तरफ से कोई ऑफिसर मुकर्रर किया गया एसएससीपी का, उसको ऑथराइज किया गया कि वो किसी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दे। तो ये है जी वो अफराद के जिनमें से किसी की तरफ से भी कोर्ट में पिटिशन फाइल की जा सकती है कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूटरी की एक टर्म यूज हुई थी, ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में इसको डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं वंस अगेन आपको वो डेफिनेशन समझा देता हूँ कॉन्ट्रीब्यूटरी की, जो ऑलरेडी हम इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आपको याद है हमने गालिबन प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी से मुराद वो पर्सन भी हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाते वक्त जिन मेंबर्स ने ये गारंटी दी थी, ये वादा किया था कि कंपनी के वाइंड अप होने के मौका पे अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जे हुए तो हम मेंबर्स में से हर एक मेंबर एक पर्टिकुलर अमाउंट की हद तक कंट्रीब्यूट करेगा ताकि वो कर्जे अदा किए जा सके। अब अगर ये वाली कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज पे आ गई है और इसके तमाम एसेट सप्लाई कर दी गए हैं, अभी भी कर्जे अदा करने वाले बाकी हैं, तो फिर ये जो अफराद थे जिन्होंने गारंटी दी थी, वादा किया था कंपनी बनाते वक्त कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर इन्हें कहा जाएगा जनाब अब आप फिर कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो फिर इन्हें कहा जाएगा कंट्रीब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरीज। एक है तो इनमें से हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पे कंट्रीब्यूटरी सिंगुलर फॉर्म और तमाम मेंबर्स को कंट्रीब्यूटरीज। ठीक है जी, बताएं यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द कंपनी। अभी पिछले पेज के ऊपर आपने एक फेरिस्त, एक लिस्ट पढ़ी है कि किस किस की तरफ से
वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए पिटिशन फाइल की जा सकती है, तो उसमें एक पॉइंट आपने पढ़ा बाय द कंपनी। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कंपनी खुद, ये कंपनी की जानिब से इस कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल की जानी है, तो उसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है जी कि अगर कंपनी की तरफ से वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए पिटिशन फाइल की जाती है, तो अदालत इस पिटिशन को उस वक्त तक नहीं सुनेगी जब तक कि कंपनी की तरफ से पिटिशन के साथ ही कुछ चीजें कोर्ट को मुहैया ना कर दी जाए। कौन सी? नंबर वन, पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और बिजनेस ऑपरेशंस के पर्टिकुलर्स, और कंपनी के खिलाफ जो कोई सूट्स मतलब मुकदमात या कोई प्रोसीडिंग्स कहीं पे पेंडिंग है किसी कोर्ट वगैरह के अंदर, तो इन तमाम चीजों की तफसीलात कोर्ट को मुहैया करें पिटिशन के साथ ही, ठीक है, ताकि कोर्ट इस वाइंडिंग अप की पिटिशन को सुनना शुरू कर दे। तो ये है जी कंडीशन। तो जब तक ये चीजें कोर्ट को फर्निश नहीं की जाएंगी, कोर्ट में आप पिटिशन फाइल कर भी देंगे तो कोर्ट उसे सुनेगी नहीं, उस पिटिशन को। अच्छा, इसके बाद है कंडीशन फॉर पिटिशन बाय क्रेडिटर या क्रेडिटर्स। तो अगर किसी क्रेडिटर की जानिब से वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए पिटिशन फाइल की जानी है अदालत में, तो इसके लिए भी एक शर्त है। अदालत उस वक्त तक ये वाइंडिंग अप के लिए पिटिशन जो फाइल की है क्रेडिटर ने, या इवन कॉन्टिंजेंट या प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर ने, अदालत उस वक्त तक इसकी हेयरिंग नहीं करेगी जब तक के उस क्रेडिटर की तरफ से सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई जाती। सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट, ये कोई एक्सपेंसेस तो होंगे ना, जाहिर बात है। अगर अदालत किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है, हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ अमाउंट खर्च हो, तो अदालत फिर इसी क्रेडिटर को ही कहेगी जिसने पिटिशन फाइल की है कि जी जरा सिक्योरिटी के तौर पे इतनी रकम आप जमा करवा दें। कितनी रकम? जितनी अदालत मुनासिब समझे, ठीक है। तो जब तक वो क्रेडिटर सिक्योरिटी के तौर पे वो रकम नहीं जमा करवाएगा, तब तक अदालत उसकी पिटिशन को सुनेगी नहीं। एक और दूसरी शर्त ये है कि जब तक वाइंडिंग अप के लिए कोई केस प्राइमा फेसाई इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। प्राइमा फेसाई मतलब अपेरेंट। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई क्रेडिटर बस उस कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप के लिए पिटिशन फाइल कर दे जिस कंपनी से उसने पैसे वापस लेने थे, और अभी तक डेट भी नहीं आई पैसे वापस होने की, बस ऐसे ही कोई गुस्सा उतारने के लिए हो सकता है। तो ये नहीं है जनाब, वाइंडिंग अप के लिए कोई केस इस्टेब्लिश होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, अदालत को आपने सेटिस्फाई करना है। तो जब तक अदालत की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि वाकई वाइंडिंग अप के लिए केस बनता है, केस इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, तब तक अदालत इस पिटिशन को नहीं सुनेगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में दरअसल ये दो कंडीशंस हैं, एक ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट और एक ये दूसरा, ये केस की इस्टेब्लिशमेंट होना, केस का इस्टेब्लिश होना, ये कोर्ट में साबित करना है, अदालत को इस बात पे मुतमईन करना है। इसके बाद है कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब बता चुका हूं। तो अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटिशन कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी कंडीशन है। क्या है जी? नंबर वन, कहते हैं इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, अगर मेंबर की जो तादाद है वो कम हो गई है 2 से, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बिलो 2, और इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी जो तादाद है मेंबर्स की वो कम हो गई है 3 से, मतलब 2 रह गई है या 1 रह गई है। तो इस सूरत में कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी पिटिशन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए अदालत में। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो कॉन्ट्रीब्यूटरी है जिसके पास वो कंपनी के शेयर्स हैं, जिन शेयर्स की बुनियाद पे वो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो शेयर्स या तो इसको ओरिजिनली अलॉट किए गए थे, ठीक है,
और इसके नाम पे वो शेयर रजिस्टर्ड थे। कब? कहते हैं वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट से पहले के जो 18 महीने हैं ना, उन 18 महीनों के दौरान कम से कम 180 दिनों तक के लिए वो उन शेयर्स का शेयर होल्डर रहा हो, तब वो क्वालिफाई होगा, तब वो अहल होगा बतौर कॉन्ट्रीब्यूटरी इस कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल करने के लिए। और फर्ज करें अगर एक शेयर होल्डर की वफात हो गई हो तो उसके जो शेयर्स हैं वो किसी को डिवॉल्व हो गए हो। डिवॉल्व मतलब मुंतकिल हो गए हो, जाहिर सी बात है आमतौर पर लीगल एयर्स को ही वो मुंतकिल होते हैं। तो उस लीगल एयर के पास जो शेयर्स आ गए हैं उस मरहूम की जगह पे, तो उसके लिए भी यही शर्त है कि कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से पहले के जो 18 महीने हैं, 18 महीनों के दौरान कम से कम 180 दिनों तक के लिए वो शेयर्स उस बंदे के पास हों जिसको डिवॉल्व हुए हैं, जो लीगल एयर है मरहूम शेयर होल्डर। ठीक है जी, जरा बता देंगे दोनों पॉइंट्स, समझ आ गए? अच्छा, इसके बाद है कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार। लॉ ने रजिस्ट्रार को भी इख्तियार दिया है कि वो भी किसी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है, लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रार उस वक्त तक एंटाइटल्ड नहीं है कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटिशन प्रेजेंट करने के लिए अदालत में, जब तक के कमीशन से वो प्रीवियस सैंक्शन ना ले ले। सैंक्शन मतलब अप्रूवल। जब तक के रजिस्ट्रार साहब पहले कमीशन से अप्रूवल हासिल ना कर लें, ठीक है, इस पिटिशन को प्रेजेंट करने के लिए। और कमीशन उस वक्त तक इजाजत नहीं देगा रजिस्ट्रार को जब तक के कंपनी को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब जब तक के कंपनी को मौका नहीं पहले दिया जाता कि अगर कुछ सफाई में कहना है, कोई मौकफ पेश करना है तो वो कंपनी कर ले। तो ये इंटरकनेक्टेड देखें तीनों बातें। जी बताएं, समझ आ गया? बता दें जी। अच्छा, इसके बाद है कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द कमीशन और ऑथोराइज्ड पर्सन। अगर किसी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कमीशन पिटिशन फाइल करना चाहता है या कमीशन की जानिब से कोई ऑथोराइज्ड पर्सन पिटिशन फाइल करना चाहता है तो उसके लिए भी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जनाब जब तक के कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन करवा के उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जब तक ये रिवील ना हो जाए, ये जो अब हम पॉइंट्स पढ़ने लगे हैं, जब तक ये जाहिर और साबित ना हो जाए, ये रिवील ना हो जाए, तब तक कमीशन या वो ऑथोराइज पर्सन कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। देखते हैं जी वो कौन से पॉइंट है, क्या रिवील होना चाहिए कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने के नतीजे में। नंबर 1 के कंपनी जो है वो किसी फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाई गई थी, या नंबर 2 कंपनी ऐसा बिजनेस कैरी ऑन कर रही है कि जो इसके मेमोरेंडम के तहत ऑथोराइज्ड ही नहीं है, या नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो कारोबार है वो ऐसे अंदाज में रन किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है कि जो कंपनी के मेंबर्स के लिए ऑपरेसिव है, उनके लिए नुकसानदेह है, या उन पर्सन्स के लिए कि जो पर्सन्स कंपनी की फॉर्मेशन से ताल्लुक रखते थे जैसे प्रमोटर्स वगैरह, ठीक है, या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, ठीक है, मिसफिजेंस। और इसका मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, मतलब डूइंग एन एक्ट बैडली। तो अगर मैनेजमेंट जो है वो गिल्टी है किस चीज की, फ्रॉड की या मिसफिजेंस की या कोई और मिसकंडक्ट की है मैनेजमेंट ने, किसके साथ, कंपनी के साथ या कंपनी के मेंबर्स के साथ,
ठीक है, तो कंपनी या कंपनी के मेंबर्स में से किसी के साथ भी अगर कोई फ्रॉड या मिसफिजल्स या मिसकंडक्ट हुआ है और वो कंपनी की मैनेजमेंट ने की है, तो इस सूरत में भी, और ये साबित हो गया अगर, तो इस सूरत में कमीशन कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, बता दें जरा, चारों पॉइंट समझ आ गए। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक चीज साबित हो भी गई है, उसके बावजूद कमीशन या वो ऑथोराइज पर्सन कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट पेश नहीं कर सकते जब तक के पहले कंपनी को मौका नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। जब तक, किस चीज की अपॉर्चुनिटी, कि कंपनी अपना बयान अगर आगे देना चाहती है, कमीशन को अपने बारे में कुछ कहना चाहती है तो वो कह ले, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाएगी, मतलब सुना जरूर जाएगा पहले कंपनी का इस बारे में क्या मौकिफ है। चाहे एक बात साबित हो भी गई, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है जिसके बारे में वो बात साबित हुई है उसको एक मौका तो जरूर देना चाहिए ना, कि जी ये चीज आपके बारे में साबित हुई है, आप जरा आप बताएं आप क्या कहते हैं। तो मौका जरूर दिया जाना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू सुनाने का। अब इसके एक्सेप्शनल केस यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये कि अगर कंपनी जो कारोबार कर रही है वो एक लाइसेंस्ड एक्टिविटी है, मतलब एक लाइसेंस के तहत वो कारोबार किया जा रहा था, उस कारोबार को करने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए था किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, और वो लाइसेंस रिवोक कर दिया गया। तो इस सूरत में जो है कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन फिर जरूरी नहीं है वाइंडिंग अप पिटीशन प्रेजेंट करने के लिए। जी बताएं, ये भी समझ आ गया, बता दें जी। ओके, इसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अब कहते हैं कि ये जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है ये किस दिन से स्टार्ट कंसिडर की जाएगी, किस दिन से कमेंस कंसिडर की जाएगी, कब ये कंसिडर किया जाएगा कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट स्टार्ट हो चुकी है, किस दिन से ये कंसिडर किया जाएगा। बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूं कंसिडर, यहाँ पे डीम लिखा हुआ है, डीम का मतलब कंसिडर। तो किस दिन से कंसिडर किया जाएगा कि ये जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है वो कमेंस हो चुकी है। तो इसका जवाब है उसी दिन से जिस दिन ये वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए पिटीशन कोर्ट में प्रेजेंट की गई है, तो उसी दिन से ये कंसिडर किया जाएगा कि कंपनी की वाइंडिंग अप बाय कोर्ट कमेंस हो चुकी है। एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को हम जरा बेहतर अंदाज में समझ लेते हैं। एक क्रेडिटर ने पिटीशन फाइल की XYZ लिमिटेड कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, और ये पिटीशन फाइल की है कोर्ट में। तारीख है 24 फरवरी, जिस दिन उसने कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अब जो ही ये पिटीशन आई तो अदालत ने क्या किया, एक प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अब इसकी तफसील हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, लेकिन मुख्तसर तौर पे आपको ये बताता हूं कि जब अदालत में किसी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन आती है ना, तो अदालत आर्जी तौर पे एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है उसी वक्त ही, उसे कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। और फिर ये जो पिटीशन आई है, ये जो दरख्वास्त आई है अदालत में वाइंडिंग अप के लिए, इसकी हेयरिंग शुरू रहती है। और फिर सारी सी बात है, एक हेयरिंग में तो फैसला नहीं ना होता, मल्टीपल हेयरिंग्स होती हैं। अच्छा, बिल आखिर अगर 30 मार्च को अदालत ने ऑर्डर दे दिया इस कंपनी के वाइंडिंग अप का, तो जब अदालत ने हुक्म दे दिया कि ठीक है जी कंपनी वाइंड अप कर दी जाए, तो इस मौके पर अदालत जिस पर्सन को अपॉइंट करती है ये वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करने के लिए, उसे कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप देखिए वाइंडिंग अप ऑर्डर जो दिया गया है वो दिया गया 30 मार्च को, लेकिन जो वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटीशन आई थी वो आई थी 24 फरवरी को।
तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की कमेंसमेंट किस डेट से कंसिडर की जाएगी? तो जैसे कि ऊपर आपने प्रोविजन पढ़ी है, इसके मुताबिक इस तारीख को 24 फरवरी से ही कंसिडर की जाएगी वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट। जी समझ आ गया? ओके। अच्छा जी, अब आते हैं हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ। यहां तक जो टॉपिक आपने पढ़ा ना, ये था वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का। अच्छा खासा तफसील से टॉपिक है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट वाला, ठीक है। तो हमने वाइंडिंग अप के अदर मॉड भी उनके नाम पढ़े थे। पहला था वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, दूसरा था वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और तीसरा मोड था सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, जो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। तो अब हम सेकंड मोड पढ़ने जा रहे हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो कहते हैं कि जो कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, अगर ये करनी है वॉलंटरली, अगर कंपनी वाइंड अप करनी है, तो इसके लिए जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होगी। तो रेजोल्यूशन पास करके कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप की जा सकती है, और इन दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। नंबर वन, कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके तो कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप का फैसला किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्यों? तो उसका जवाब ये है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिए एक ड्यूरेशन फिक्स की गई थी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुकर्रर किया गया था कि कंपनी इतनी मुद्दत के लिए बनाई गई है, तो अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि वो टाइम पीरियड जो ही एक्सपायर हुआ तो इमीडिएटली फौरी तौर पे ऑटोमेटिकली कंपनी खुद ही वाइंड अप हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो भी गया है, तो उसके बावजूद कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी होगी। एक ये सूरत है, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि अगर फुला वाकया रूनुमा हो गया, अगर ये इवेंट अकर हो गया, तो इस सूरत में भी कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि अगर कंपनी को इस हद तक लॉसेस हो गए, इतनी रकम तक के अगर लॉसेस हो गए, तो फिर हम कंपनी बंद कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, कंपनी को मजीद रन फिर नहीं करेंगे। तो अगर वाकया ही उतना लॉस हो जाए, ये इवेंट अगर अगर हो जाए, रूनुमा हो जाए, तो इसलिए फिर वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास करना होगी। तो एक सूरत ये है जी, या फिर ये देखिए और लिखा हुआ है, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर कोई वजह नहीं भी है, जैसे पहले पॉइंट में, ए पॉइंट में दो वजूहात लिखी तो हुई है ना, एक वो टाइम पीरियड वाली, दूसरी अकरेंस ऑफ इवेंट वाली। लेकिन लॉ कहता है कि अगर कोई वजह नहीं भी है, तो बगैर किसी वजह के भी अगर कंपनी की वाइंडिंग अप करनी है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो उसके लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन का पास करना जरूरी है। सो प्लीज ये दोनों बातें आप अच्छी तरह याद रखिएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जरिए किस तरह वॉलंटरी वाइंडिंग अप की जा सकती है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप किस तरह की जा सकती है, या उसकी क्या वजह है। तो ये पस मंजर जो मैंने बयान किया, जरूर आप याद रखिएगा। अच्छा, अब जरा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फर्दर क्लैरिटी के लिए। कैरेट लिमिटेड was formed for a period of 3 years. The period of 3 years is due to complete on 31st December 2021. लेकिन जो प्रोजेक्ट है which the company had undertaken is still in progress. ठीक है जी, 3 साल पीरियड के लिए कंपनी बनाई गई थी, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी बनाई गई थी, वो प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो भी इन प्रोग्रेस है। हालांकि टाइम पूरा होने जा रहा है 3 साल का। तो इस सूरत में आगे अब रिक्वायरमेंट है, एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी CL regarding the legal status of CL on completion of 3 years
while work on the project is not yet complete। तो इसमें देखते हैं जी कि इन्हें क्या करना चाहिए डायरेक्टर्स को। कहते हैं अगरचे जो सीएल है ये बनाई गई थी 3 साल पीरियड के लिए, लेकिन जो वाइंडिंग अप है would not commence unless a resolution in this regard has been passed। अभी थोड़ी देर पहले ये मैं आपको बता रहा था, अगर टाइम पीरियड मुकम्मल हो भी गया है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, नहीं, बल्कि अगर टाइम पीरियड पूरा हो भी गया है तो उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास करना होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी की जनरल मीटिंग में। Therefore, it would be necessary for the directors of CL कि वो क्या करें, जनरल मीटिंग में, कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाएं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ लॉ CL may continue its activities even after commencement of winding up so far it is necessary for completing the project। लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है, कहते हैं कि इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल टू कमेंस वाइंडिंग अप बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कितनी अच्छी बात उसने कही है, कहते हैं बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करेंगे कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने से पहले वाइंडिंग अप कमेंस कर दी जाए। उसकी वजह ये है कि इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द कंपनी टू सेल इट्स एसेट्स एंड पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज prior to completion of the project। जी बताएं, बात समझ आ गई? ये जरा पॉइंट मुझे बता दें, समझ आ गया? बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। अच्छा, इसके बाद वो कहता है इसीलिए कंपनी के डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, जो पीरियड फिक्स किया गया था आर्टिकल्स में उसको एक्सटेंड कर लेना चाहिए, उस टाइम ड्यूरेशन को। क्या करके? बाय मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, बताएं, सारा जवाब समझ आ गया, सोल्यूशन? अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। ये तीसरा मॉड अब हम पढ़ने लगे हैं वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, अदालत की सुपरविजन में कंपनी की वाइंडिंग अप। सो प्लीज रिमेंबर, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और चीज है और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट ये और चीज है। अगर आप सवाल आपके ज़हन में आए कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट में कोई एक बुनियादी फर्क भला क्या होगा, तो एक बुनियादी सा फर्क आपको बता देता हूं कि जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है उसमें सारा कुछ ये वाइंडिंग अप का ये अदालत के जिम्मे है, ये अदालत ने सब कुछ देखना है। ठीक है, लेकिन जो वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है इसमें अदालत सिर्फ सुपरविजन करती है, यानी इसमें अदालत उस हद तक इंटरफेयर नहीं करती कंपनी के वाइंडिंग अप में जिस हद तक इंटरफेरेंस जो है वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट वाले तरीके में है। उसमें तो खुद फुल्ली इन्वॉल्व होती है ना कोर्ट उस मॉड में, और ये वाला जो मॉड है इसमें सिर्फ सुपरविजन अदालत करती है। खैर, जरा देखते हैं जी कि इसकी तफसील क्या है। कहते हैं कि अगर कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी, अभी पिछले पेज के ऊपर जो बात आपने पढ़ी, अगर कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास हो गई थी तो उसके बावजूद अब अगर अदालत चाहे तो खुद ऑन इट्स ओन मोशन या वो पर्संस के जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उन पर्संस में से कोई पर्सन अगर चाहे तो अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है बेशक ये कंटिन्यू रहे, वो जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पेश की गई थी, पास की गई थी,
और कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दी गई थी, तो अदालत को दरख्वास्त करके ये कहा जा सकता है कि बेशक वो वॉलंटरी बाइंडिंग अप कंटिन्यू रहे, लेकिन सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, मतलब उस वॉलंटरी बाइंडिंग अप की निगरानी अदालत कर ले। तो इस मकसद के लिए कोर्ट खुद भी टेकअप कर सकती है मामले को, या फिर कोई पर्सन अप्लाई भी कर सकता है उन पर्सन में से कि जिसकी लिस्ट अभी आपने आज पढ़ी है। अच्छा, एक बात जरूर है कि अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी अगर करवानी है, उसके बावजूद क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, और अदर्स या कुछ और अफराद, तो उनको ये लिबर्टी जरूर है, इजाजत आजादी जरूर है कि अगर वो अदालत में किसी किस्म की कोई दरख्वास्त दायर करना चाहें कि जी हमारा भी मौकफ सुन लें, या हमें कोई एतराज है, ऑब्जेक्शन है, तो कानून कहता है कि उस क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी या कोई अदर पर्सन को ये इजाजत है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करना चाहते हैं। अगर दायर करना चाहते हैं तो दायर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये एतराज है कि ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी की हो रही है, इसमें एसेट्स की तकसीम सही तरह नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे अगर किसी क्रेडिटर को ये एतराज है या किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी को या अदर पर्सन को जो कंसर्न है इस मामले के साथ, अगर उसको इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन है, तो जी बिस्मिल्लाह, वो बंदा कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता है। हाँ, इस बारे में अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अदालत लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, ये अदालत का भी इख्तियार है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन। देखिए, ये जो पिटीशन फाइल की गई कि जी वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंटिन्यू रहे लेकिन सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ये जो पिटीशन है ना, इसको डीम कंसिडर किया जाएगा टू बी अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा, ये शेल के बाद इसको यहां जोड़ दें, शेल बी डीम्ड। सो वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट जारी रखने के लिए जो पिटीशन फाइल की गई, तो इस पिटीशन को पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट अज्यूम किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। एक बात, और इस पैराग्राफ में ये तो दूसरी बात लिखी हुई है, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग जुरिसडिक्शन टू द कोर्ट ओवर सूट्स एंड अनदर लीगल प्रोसीडिंग्स। इस टुकड़े का मतलब ये है कि अगर इसी वॉलंटरी वाइंडिंग अप से मुतालिक कोई और दरख्वास्त वगैरह दायर करनी है, ठीक है, तो बिल्कुल अदालत की इजाजत से वो कोई दरख्वास्त वगैरह कोर्ट में दायर की जा सकती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है पिटीशन टू कन्वर्ट अदर मॉड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कहते हैं ये जो दो मॉड्स आपने पढ़े, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ये जो दो मॉड्स आपने पढ़े हैं, इन दोनों में से किसी भी मॉड को अगर कन्वर्ट करना हो इस मॉड में, यानी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट वाले मॉड में अगर कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए भी कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है, ठीक है। अब ये किसका राइट है, इस किस्म की पिटीशन कोर्ट में प्रेजेंट करने का राइट किसका है? तो कहते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड है टू प्रेजेंट पिटिशन ऑफ वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, वो पर्सन ये वाली पिटिशन फाइल कर सकता है। अब आज मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आज हमने एक लिस्ट पढ़ी थी उन पर्सन्स की कि जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। याद है जी, आज का लेक्चर शुरू ही वहीं से हुआ था। तो उन पर्सन्स में से कोई भी पर्सन कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है और कोर्ट से ये कह सकता है कि जी
वो जो अदर मॉड है वाइंडिंग अप का, वो शुरू तो हो चुका है, उसके तहत कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू हो तो चुकी है, लेकिन उसको बदल दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में। तो इस मकसद के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन सच पिटीशन। देखिए, अगर ये मॉड बदलने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर भी दी गई, यानी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट करवाने के लिए, किसी अदर मॉड ऑफ वाइंडिंग अप से वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर भी दी, तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि अदालत फौरी तौर पे बस ऑर्डर दे देगी कि हाँ हाँ ठीक है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की इजाजत दे दी जाती है, और जो कोई अदर मॉड के तहत वाइंडिंग अप शुरू हो चुकी थी उसको जनाब वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में बदलने की इजाजत दे दी जाती है। तो ये तो नहीं कि जो ही पिटीशन आए, एप्लीकेशन आए, फौरी तौर पे कोर्ट ये ऑर्डर दे दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अदालत को पहले मुतमईन करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। द कोर्ट शैल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू द कोर्ट एज अबव। अदालत उस वक्त तक ये ऑर्डर जारी नहीं करेगी जब तक कि अदालत को पहले सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाता। और मुतमईन किस बात पे करना है? दैट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी कंटिन्यूड with due regard to the interests of the creditors or contributories or both, or it is in the public interest so to do। जब तक अदालत में ये साबित नहीं कर दिया जाता और जब तक ये अदालत मुतमईन नहीं हो जाती कि जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है या वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है, उसको जारी रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज के मुफादात का मामला है। ठीक है। अगर वो वाली वाइंडिंग अप जो ऑलरेडी शुरू हुई हुई है अगर वो जारी नहीं, तो क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज के मुफादात को नुकसान पहुंच सकते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। तो आपको ये साबित करना होगा कोर्ट में। अगर कोर्ट में साबित कर दिया तो फिर वो मॉड ऑफ वाइंडिंग अप जिसके तहत वाइंडिंग अप शुरू हो चुकी है, मतलब वॉलंटरी वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, तो उसके बावजूद वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का हुक्म दिया जा सकता है। ठीक है। और इसी के ऊपर ये देख एग्जांपल लिखी हुई है, जरा पढ़ के देखें एग्जांपल को। एग्जांपल जरा पढ़िए। ठीक है। चलें जी, ये था जी हमारा आज का टॉपिक जो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लें। एनी क्वेश्चंस? अच्छा चलें, ठीक है। एक दफा जब इसको आप खुद से पढ़ेंगे याद करने की गरज से, तो फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो व्हाट्सएप कैसे कर लीजिएगा, और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, हरगिज हरगिज आपने हेजिटेट नहीं करना सवाल करने में। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।